लॉकडाउन का टाइम है और इस वक्त सभी घरों में हैं, तो ऐसे लोगों को आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हम लोगों की है और उनसे बात करने की। इस वक्त जो हमारे ख़ास मेहमान हैं वो मैं खुद उनका फ़ैन हूं, बहुत बड़ा मुरीद हूं। नेशनल अवार्ड विनर हैं और इनकी जो फिल्में हैं वो फिल्में जिस तरीके की स्टोरी टेलिंग होती है, कहानियाँ हैं, वो अपने आप में कमाल की होती हैं। सिर्फ नाम बताऊँगा, मुझे लगता है आप में से हर एक ने तमाम फिल्में देखी होंगी। अ वेडनेसडे पता नहीं मैंने कितनी बार देखी, इसके अलावा बेबी, इसके अलावा स्पेशल 26, रुस्तम, आपको MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी, अय्यारी, ऐसी तमाम फिल्में हैं जिन्होंने बनाई, आज हमारे साथ हैं और बड़ी खुशकिस्मती की बात है हम लोगों की। नीरज पांडे साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत है नीरज भाई इस प्रोग्राम में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपकी फिल्मों के नाम लिए बहुत सारे, बट मैं इनके ऊपर बाद में बात करूंगा। मेरी एक पहली चीज़, क्योंकि मुझे पता चला कि आप शेर व शायरी के बहुत बड़े शौकीन हैं और मिर्ज़ा गालिब आपके बड़े आइडल हैं और मिर्ज़ा गालिब के शेर आप बहुत ज़्यादा उसको फॉलो करते हैं और इत्तेफाक से मैं भी। तो मेरी ये एक सवाल भी और शिकायत भी है कि गालिब साहब को भी आपने डेंजर जोन में झोंक दिया, ऐसा क्यों किया आपने? आप क्राइम के वर्ल्ड से इतने वाकिफ हैं और आपको ये शिकायत तो शोभा नहीं देती है कि गालिब का नाम डेंजर के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है। अगर आपने नॉवेल पढ़ी हो, शिकायत नहीं है सर, मैंने कहा डेंजर जोन में क्यों ले गए आप गालिब साहब को? हाँ, तो दैट्स द पॉइंट। मैंने ये महसूस किया और मैं ये ऐसा मेरा यकीन है कि उनकी जो शायरी है वो आप किसी भी दुनिया में और किसी भी जोन में अगर उसको रखें तो बड़ा सेंस, इट मेक्स कंप्लीट सेंस। और उसके जो मायने हैं वो उन दिनों जब वो लिखते थे तब भी उसके मायने उतने ही रेलेवेंट थे जितना कि आज है। और जैसा कि जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है गालिब डेंजर का, उसका मानना है कि भाई आपको एक इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए गालिब की शायरी के साथ, और आपकी जिंदगी के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आपको उन सब का हल गालिब की शायरी में मिल जाती है। ये आपको मैंने पढ़ा था कहीं कि अचानक जब ये आपने किताब लिखी गालिब डेंजर, एक तो ये नाम ही अपने आप में ऐसा है कि लोगों को अपनी तरफ खींचता है, और उसमें कहीं जिक्र था कि एक अंडरवर्ल्ड के लोग भी गालिब की शायरी से सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। तो मैंने कहीं पढ़ा कि इस किताब को लिखने का और ये थीम, ये आइडिया आपको किसी एक रेड लाइट के पास मिला था जहां आप कहीं रास्ते में थे, गुजर रहे थे, तो अचानक ये ख्याल कहां से आ गया? हाँ, मैं गाड़ी में था और एक सिग्नल पे था और मैं एक मीटिंग से निकलकर अपने दफ्तर की ओर जा रहा था और अपनी गाड़ी जो है एक सिग्नल पे आकर रुकी और ये काफी कुछ चल रहा था मेरे दिमाग में एक सब्जेक्ट को लेके। और हुसैन जैदी जो कि मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, उनकी काफी दिनों से ये शिकायत थी कि मैं उनके लेबल की जो पहली किताब है वो लिखूं उनके लिए और वो अपनी लेबल लॉन्च करें। उनका ब्लू सॉल्ट करके उनका एक लेबल था और अचानक ऐसा लगा कि मतलब दोनों चीजें एक साथ जो है आकर मेल खा रही हैं। इसी आइडिया पे थोड़ा काम शुरू हुआ और धीरे धीरे आई एंडेड अप राइटिंग दिस नॉवेल। पूरी जब आपने इसमें कहानी लिखी, और जाहिर सी बात है जिस तरीके से आपके बारे में है कि गालिब की शायरी के भी आप एक तरह से बहुत बड़ा शौक रखते हैं, तो आगे बढ़ो उससे पहले कुछ गालिब के शेर अच्छे याद हों जो आप इस वक्त शेयर करना चाहें? गालिब का मतलब अब मैं मेरे जबान से सुनेंगे तो आपको जो थोड़ी बहुत मोहब्बत है आपको वो भी नहीं, मोहब्बत बरकरार रहेगी, मतलब मोहब्बत बरकरार रहेगी। एक दो लाइनें हैं जो मैंने बुक में भी यूज नहीं की है, बट इट्स वेरी डियर टू मी। दोनों जहान दे के वो समझे ये खुश रहा, यहाँ आ पड़ी ये शर्म की तकरार क्या करे। वाह वाह वाह। वैसे गालिब साहब के साथ तो मैं ऐसा जुल्म नहीं कर सकता, लेकिन गालिब साहब ने जो लिखा है और वो जो आप अपनी फिल्मों में जिस तरीके से कहानियाँ बयान करते हैं, वो एक लाइन को हेर फेर करूँ आप पे बहुत सूट करता है। वो लाइनें आपने कहीं जिक्र भी किया है, वो है कि हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि नीरज का है अंदाज़े बयां। और शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी फिल्मी कहानियों के लिए। अब आगे बढ़ूँ आपकी बाकी चीज़ें, उससे पहले अभी मैंने हाल में आपकी सीरीज़ देखी और मैंने
आप यकीन मानेंगे 2 दिन में ही सारे देख डाले थे। स्पेशल थैंक ऑप्स। यू जी। अब इस पार्लियामेंट अटैक से चूंकि मैं जुड़ा हुआ था उस वक्त, मैंने इसकी पूरी रिपोर्टिंग की थी और लगातार मुझे याद है कि दिन रात हम लोग एक ही जगह पे होते थे पार्लियामेंट हाउस के बाहर। तो उसमें जो कैरेक्टर थे और जो 5 फिदायीन आए थे पार्लियामेंट अटैक के दौरान जो मारे गए थे, हैदर, हमजा, जी राजा, राना, अता, ये 5, आपकी सीरीज ने जी एक चौंकाया कि एक छठा कैरेक्टर है और उस छठे कैरेक्टर जी की किसी ने बात नहीं की। मामला दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो है उस वक्त जांच कर रही थी। तो ये छठे कैरेक्टर कहाँ से आया और कैसे आपने फिर इसके ऊपर पूरी सीरीज बना डाली? जैसा कि आपको पता है, मतलब सीरीज वाज बेसिकली अ वर्क ऑफ फिक्शन। एक रियल इंसिडेंट के बैकड्रॉप पे जो है वो पूरी की पूरी कहानी जो है वो सोची गई थी। मैंने एक्चुअली आपका इंटरव्यू जो अफजल गुरु के साथ था, जी। जो हमारे रिसर्च मटेरियल के दौरान, दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू दैट केम आवर वे, और मैंने वो इंटरव्यू भी देखा। मैं एक्चुअली आपसे पूछना भी चाहता था कि आपने ये मैनेज कैसे किया था, ये जो इंटरव्यू। एक्चुअली जब ये इंसिडेंट हुआ उस वक्त भी रमज़ान का महीना चल रहा था और मुझे याद है जी कि सुबह से हम लोग वहीं खड़े होते थे, स्पेशल सेल का दफ्तर है लोधी कॉलोनी पे वहाँ बाहर, और कोशिश यही थी, मैं भी नया नया एकदम टीवी में आज तक में आया था प्रिंट से, कि ये इंटरव्यू हो जाए एक बार, कोशिश हो रही थी। और स्पेशल सेल उस वक्त एसीपी राजवीर थे जो अब इस दुनिया में नहीं है, और अशोक चांद जी जी डीसीपी जी हुआ करते थे। तो जी हम लोगों का बस ये था कि किसी तरह से इंटरव्यू हो जाए, लेकिन चूंकि वो कस्टडी में था और कई सारी ऐसी कानूनी बंदिशें हैं कि आप इस तरह का इंटरव्यू एक हाई प्रोफाइल मामले में नहीं हो सकता है। लेकिन उस वक्त मुझे जो लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाहती थी कि इस अटैक में जो एक शख्स जो सारा खुलासा कर रहा और जो बच गया, बाकी तो 5 मारे गए थे, इसका अगर इंटरव्यू और इसके साथ पाकिस्तान का पूरा कनेक्शन पार्लियामेंट अटैक का, ये अगर लोगों तक पहुंचाना है तो शायद कुछ मीडिया हाउसेस को इसके इंटरव्यू के लिए इजाज़त दी जानी चाहिए। तो यही सोच कर, और लाल कृष्ण आडवाणी जी उस वक्त होम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने फिर इजाज़त दी। तो फिर अल्फ़ाबेटिकली चैनल के नाम के हिसाब से 2 या 3 चैनल को इस इंटरव्यू का मौका मिला। लेकिन उसमें ये थे कि स्पेशल सेल के जो अफसर थे वो लगातार वहीं पे बैठे हुए थे और उनकी मौजूदगी में ये इंटरव्यू हुआ था। हालांकि उन्होंने कोई दखल नहीं दिया सवाल और जवाब को लेकर, लेकिन उनके सामने, बिल्कुल। और ये ऊपर से ऑर्डर हुआ तभी मुमकिन हो पाया था, वरना शायद नहीं होता। हाँ, तो ये इट्स अ यूनिक इंटरव्यू। वो मेरे थैंक ख्याल यू से वेरी ऐसा मच दोबारा जी जी। और जब हम लोग रिसर्च कर रहे थे इस प्रोजेक्ट के ऊपर, तो ऑफ ऑल द थिंग्स दैट केम आवर वे, दिस इंटरव्यू वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज गोइंग ऑन। 2001 की बात है, आज जी से 19 साल पहले। तो इट हेल्प्ड अस अ लॉट। आपका सवाल ये था कि उस छठे आदमी को हाँ। लेकर, तो ये बेसिकली एक जब मैं बेबी फिल्म के रिसर्च में था, तो दैट वाज माय फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू दिस एंटायर पार्लियामेंट अटैक इन डिटेल। और एक जो उसमें वन ऑफ द ऑफिसर्स हु वाज इन्वॉल्वड इन द इन्वेस्टिगेशन, उनके मुंह से निकला था कि मतलब थ्योरीज तो बहुत सारे थे, और उसमें से एक थ्योरी ये भी था कि सिर्फ 5 नहीं थे, और भी थे। जी एंड मेरे ख्याल दैट बिकेम द जर्म। और समय के साथ साथ, जब द मोर यू थिंक अबाउट इट, इट स्टार्टेड एडिंग अप। और पिछले 7-8 महीने में आपने भी देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा कि और आप मुझसे ज्यादा ही जानते होंगे कि मतलब देयर वाज मोर टू व्हाट मेट द आई दैट डे। देवेंद्र सिंह जी, जी the truth is still to be out. तो basis that one particular information, एक फिक्शनल स्टोरी जो है उसका जो थॉट आया, एंड धीरे धीरे उसके ऊपर काम शुरू हुआ। और काफी सारे एलिमेंट्स जो हमने लिए, वी रिक्रिएटेड द होल पार्लियामेंट अटैक टू द डिटेल दैट वी कुड। आपने देखा है तो आपको यू वुड हैव सीन दैट वी हैव क्रिएटेड इट इन एक्सट्रीम डिटेल। बिल्कुल। एंड द 2 UAE नंबर्स, जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के 2 नंबर थे, जो टेलीफोन नंबर्स थे, वो दैट केम इनटू प्ले, एंड देन ऑब्वियसली फिक्शन टेक्स ओवर। सो द बेस वाज एन एक्चुअल इंसिडेंट, बट उसके इर्द गिर्द जो है सारा फिक्शन का ताना बाना। नहीं, बहुत खूबसूरत आपने बनाया, पेश किया। दूसरा, Thank आप अपनी फिल्मों के स्क्रीन प्ले, बहुत सारे डायलॉग्स भी आपने लिखे, आप डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, स्क्रिप्ट राइटर भी हैं। अभी हाल में ये दोनों सवाल को असल में मैं एक साथ ही मिलाना चाहता हूँ, क्योंकि ख्याल आया आप ही की एक फिल्म से, और पता नहीं क्यों कुछ वक्त पहले मेरे जहन में आया था।
अभी देश में कोरोना है, इस कोरोना को लेके भी बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसको अलग अलग रिलीजन से भी जोड़ने की कोशिश कर दी गई, कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए। बहुत ही बेहतरीन उस पर आपकी एक फिल्म का डायलॉग था, बल्कि आपकी मेरी जो फेवरेट फिल्म है आपकी बनाई हुई अब तक, अ वेडनेसडे, जी कि उसने मुझे अपना नाम बताया था, लेकिन मैं ये नाम किसी को नहीं बता सकता क्योंकि इंसान नाम में जी मजहब ढूंढ लेता है। जी वही चीज़ें बीच में हो रही थी। तो ऐसी चीज़ें, ऐसी लाइनें भी आप जाहिर सी बात है समाज से ही उठाते होंगे जो हमारे आसपास चीज़ें हो रही हैं। बिल्कुल। और ये अभी उठा नहीं, ये तो मतलब हमारे बीच से गया ही नहीं कभी। ये तो हमारे बीच ही रहा, और अफसोस की बात है कि मतलब ये हमारे बीच रहता आया और हम इस बारे में कुछ नहीं कर पाए हैं। तो मेरा मानना ये था कि 2007-8 में जब ये फिल्म बनी, तब ये समस्या जितनी जितनी बड़ी थी उतनी आज भी है, और जितनी जल्दी हम इसका हल निकालें उसी में हम सबका हित है, और उसी हल में जो है इस देश की उन्नति और प्रगति का सवाल है। नीरज भाई, आपको क्राइम की स्टोरीज, क्राइम की कहानियाँ या क्राइम ये अपनी तरफ खींचती है? क्योंकि आपकी ज़्यादातर, अगर मैं तमाम फिल्मों की बात करूं तो कहीं ना कहीं बेस में क्राइम है। एक दो फिल्में छोड़ दूं, एक MS धोनी या फिर टॉयलेट एक प्रेम कथा, अगर मैं अ वेडनेसडे की बात करूं, बेबी की बात करूं, रुस्तम की बात करूं, तो बहुत सारे ट्रू इंसिडेंट पे, स्पेशल 26 की बात करें, तो ऐसी क्या चीज़ है जो आपको क्राइम की चीज़ों में ज़्यादा मतलब अपनी तरफ खींचती है और इसी को बेस बनाकर आप फिल्में बनाते हैं? क्राइम नहीं, अगर आप और जरा गौर से देखेंगे तो इट इज अबाउट वेरी टेनिशियस पीपल, ढीठ लोग जिसको हम कहते हैं ना, उनकी कहानियां हैं ये दे आर अबाउट वेरी टेनिशियस पीपल जो प्रोटैगनिस्ट हैं इन कहानियों के। बड़े कॉमन लोग हैं, ये हमारे आपके बीच के लोग हैं, और जब ये सवाल करना शुरू करते हैं और जब ये किसी चीज के पीछे पड़ते हैं, चाहे वो वेडनेसडे हो चाहे स्पेशल ऑप्स हो, कहानियां शुरू तो इनसे होती हैं। अब वो जिस टॉपिक को हैंडल कर रहे होते हैं, that is what the content becomes about, but essentially it is about these characters. मेरे ख्याल से जितनी भी कहानियां, चाहे बेबी हो, चाहे स्पेशल 26 हो, चाहे वेडनेसडे हो या स्पेशल ऑप्स हो, इन कहानी में अगर कुछ कॉमन है तो ये है कि इनकी the protagonist of these stories is a very tenacious person, जो हर कीमत पे जो है वो अपने लक्ष्य को जो है प्राप्त करना चाहता है। जो रियल स्टोरीज होती हैं उससे भी आप इंस्पायर्ड होकर फिल्में बनाते हैं? जैसे अगर अ वेडनेसडे वैसी नहीं है, लेकिन शायद मुंबई ट्रेन ब्लास्ट कहीं ना कहीं उसके बेस में था, जिसको आपने लेकर फिर आगे फिल्म क्रिएट की पूरी। जी, 2006 ट्रेन ब्लास्ट जुलाई, आई रिमेम्बर। मतलब यहाँ बॉम्बे में हम सब जो हैं वी वर शॉक्ड कि ऐसा कुछ यहाँ बॉम्बे में हुआ है, एंड वी वर कंप्लीटली पैरालाइज्ड, नम विद द शॉक दैट वाज देयर इन द एयर। और वो कलेक्टिव गुस्सा कह लें आप या कलेक्टिव एंग्स्ट कह लें, वेडनेसडे द स्क्रिप्ट वाज अ रिजल्ट ऑफ दैट। और सारी कहानियां जो हैं मतलब कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर आर्टिकल से, न्यूज से, they are born out of that's the germ. स्पेशल 26 की क्या कहानी थी सर, आपको लगा कि इस पर फिल्म बनानी चाहिए? वो एक कहावत है that crime doesn't pay, और 87 त्रिभुवनदास जवेरी केस जो है, it is a very interesting case from that point of view कि it's an unsolved case in the history of Bombay police. और I was attracted and drawn to this incident because मुझे ऐसा लगा था कि ये जिन लोगों की कहानी है या हो सकती है, या जिन लोगों के बारे में हम बता रहे हैं, they are very affable characters. अगर ये पकड़े नहीं गए हैं तो हो सकता है इन्होंने कुछ किया होगा ऐसा कि मतलब which was smarter than the law at that time. तो I tapped into the humor more than anything else. मुझे ऐसा लगा कि इस कहानी के ह्यूमर को टैप करना चाहिए। कुछ लोग हैं जो ऐसा करके उसके बाद they were never caught, never apprehended. They were smarter than the law. They were smarter than the police at that point of time. So it was essentially to have a little fun with the material. It's not a serious tone. अगर आप देखें तो
बहुत ही हल्के फुल्के तरीके से वो फिल्म का जो सुर है, इट्स एन एंटरटेनर, इट डजंट टेक इटसेल्फ टू सीरियसली। और उसके साथ साथ ये एक कमेंट्री भी था अबाउट पीपल हु आर होर्डिंग ब्लैक मनी, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो चाहे बिजनेसमैन हो। आई रिमेम्बर व्हेन वी वर मेकिंग द स्क्रिप्ट एंड द फिल्म, उस समय ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट एंगल था उस स्क्रिप्ट का, दैट होर्डिंग ऑफ ब्लैक मनी एंड the repercussions, और लोग जो हैं the robbers, they are taking advantage of that hoarding of black money. So कहीं से मुझे ये बहुत immoral tale नहीं लगा. I thought that it was an interesting story और and it needed to be told. बिल्कुल, अभी बहुत सारी बातें बहुत टाइम से हो रही है, बल्कि साल हो गए 93 के बाद से ही। दाऊद इब्राहिम हिंदुस्तान कब आएगा, दाऊद इब्राहिम को कब लाया जाएगा। आपने एक फिल्म बनाई थी बेबी, हालांकि उसमें दाऊद इब्राहिम का नहीं था, लेकिन वो एक और था, किसी टेररिस्ट को किसी तरीके से इंडिया लेकर आना था, तो वो आपने फिल्म बनाई। कभी आपको लगा कि अब डी कंपनी के ऊपर भी फिल्म बनानी चाहिए? बहुत मटेरियल बन चुका है ऑलरेडी, और अगर आप टाइमलाइन पे जाएं तो मेरे ख्याल से बेबी के पहले कुछ 6 या 7 महीने पहले, साल भर के अंदर अंदर ही निखिल की फिल्म आई थी, डी डे, which was on a very similar subject and all that. So and obviously आप वही कहानी नहीं कहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कुछ नया हो आपके पास। तो दाऊद के बारे में बहुत कहानियां बन चुकी हैं, और वो जो हाइपोथेटिकल एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं उस पे भी बन चुकी थी। So there was no novelty left in that subject. तो नीरज साहब, आप नया क्या कर रहे हैं? आप चलिए, वो तो नॉवेल्टी नहीं है, लेकिन आपकी जो एक पहचान बन गई है इस तरह के क्राइम थ्रिलर और जो रियल स्टोरीज होते हैं क्राइम की दुनिया की, उसको उठाकर, तो इस दौरान में लॉकडाउन में आपको काफ़ी फुर्सत भी मिली होगी सोचने की भी, लिखने की भी, तो कुछ हम लोग उम्मीद करें आपसे नया जल्दी? हम सब चाहते हैं कि मतलब जितनी जल्दी हो हमारी लाइफ जो है वापस किसी नॉर्मलसी पे आए और वापस हम काम शुरू करें। फिलहाल मैं जो है अभी चाणक्य पे काम कर रहा था बिफोर द लॉकडाउन स्टार्टेड, और लॉकडाउन के बाद मैं और मेरे राइटर है मनोज, उनके साथ मैं स्क्रिप्ट पे ही बैठा, और वही हम लोग करते हैं नॉर्मली, दिन में 1 घंटे 1.5 घंटे जो भी हमें मुनासिब लगे हम उसके स्क्रिप्ट पे ही पॉलिशिंग में लगे रहते हैं। बाकी पढ़ना लिखना जो है वो सब चालू रहे, एंड स्पेशल ऑप्स की भी बात चल रही है उसके अगले सीजन के बारे में, तो जल्दी आई होप विल हैव सम अनाउंसमेंट टू मेक ऑन दैट एज वेल। हाँ, चूँकि आपकी अब अलग अलग जो खासियत है वो उभर कर आ रही है। अब तक आप फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे, अब आपने बुक भी लिखी, लेखक भी बन गए, वेब सीरीज़ पे भी आप उतर आए, स्पेशल ऑप्स तो हो ही गया, तो अब हम लोग पार्ट 2 और बाकी इस तरह की सीरीज़ का भी मतलब उम्मीद रखें? नहीं, लिखना और डायरेक्शन तो पहले फिल्म से ही था, तो उसमें कुछ नया नहीं है। अब OTT प्लेटफॉर्म जो है वो नया मीडियम है, बहुत ही एक्साइटिंग फॉर्मेट है मेरे ख्याल से, और बहुत सारी कहानियां ऐसी हैं जो आप 2.5 घंटे में नहीं कह सकते हैं, आपको 6-7 घंटे का समय चाहिए होता है वो कहने के लिए, तो उसके लिए बड़ा ही आइडियल फॉर्मेट है। कुछ अलग तरह की कहानियां भी आप बोल पाते हैं इस फॉर्मेट में, जो कि फिल्म मीडियम के लिए मुनासिब नहीं है। तो जाहिर सी बात है उसके तरफ हमारे पास भी काफी सारी कहानियां हैं जो हम जानते हैं कि मतलब इस पे फिल्म नहीं बना पाएंगे, तो वो इस फॉर्मेट के लिए बड़ा सूटेबल है, तो उस पे काम जो है हम लोग चालू करना चाहते हैं। तो वी कंसिडर आवर्सेल्व्स एज स्टोरी टेलर्स, तो जिस भी फॉर्मेट में हमें अपॉर्चुनिटी मिले, हमें उसमें कहानी कहने का मौका मिले, तो हम जरूर कहेंगे। हम लोगों को एक ये भी उम्मीद थी कि शायद गालिब डेंजर हमें पर्दे पे देखने को मिलेगा, और बीच में कहीं सुना भी था कभी कि आपका ख्याल था? नहीं, ख्याल है, था नहीं, अभी भी बिल्कुल है, और होपफुली बहुत जल्द इस पे भी काम शुरू करेंगे। अभी फिलहाल फिल्म के जहां तक फिल्म का सवाल है, चाणक्य पे फोकस है। एक बार चाणक्य पे काम शुरू हो तो अकॉर्डिंगली देन बाकी सब चीजों पे विल टेक अ कॉल। आपके इस चाणक्य के लिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं नीरज भाई, और दिल से ये है कि आप इसी तरह अच्छी फिल्में बनाते रहें, हम लोगों का मनोरंजन करते रहें, और अपना ख्याल भी रखें। थैंक यू सर। आपने बात की हम लोगों ने, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका।
थैंक यू सो मच, थैंक यू।